हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन के दौरान जिले के को सरकार के नाम से जाना जाता था। यानी जब मुगल प्रशासन चल रहा था उसी दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी प्रांत कई सरकारों यानी जिलों में बंटा होता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान कौन था, तो मीर बख्शी था। अगला है मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। राजस्व मुक्त अबुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। सभी लोग याद रखेंगे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। सभी लोग याद रखेंगे इसको भी। बात करें अगर हम मुगल कालीन उत्तराधिकारियों की, देखो मीर आतिश थे, दीवान ए तन थे, दरोगा ए डाक थे, मीर ए बहिर थे, मुशरिफ थे, नाजिर ए बमुतात थे, मुहतसिब थे, बाकिया नवीस थे, खुफिया नवीस थे, हरकारा थे, बिक्तिची थे, मीर आतिश। ये सारे लोग मुगल कालीन उच्चाधिकारी थे। सभी लोग याद रखेंगे। मुगल कालीन संस्कृति की अगर हम बात करें तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। याद रखिएगा। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हजमा हमजा ये आया। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन हो गए, नादिर उद जमा की उपाधि जिनको मिली थी। उस्ताद मंसूर हो गए जिन्हें नादिल उल अस्त्र की उपाधि थी। फारूक वेग हो गए, बिशन दास हो गए, इसके बाद में अकारिजा हो गए, इत्यादि नाम उल्लेखनीय हैं, ये लोग थे। अगला है जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसको भी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक भी थे। इसको भी याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख गायक थे। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण बाड़ी बिलास की उपाधि प्रदान की थी। इसको भी याद रखिएगा। हुमायूं के मकबरा की अगर हम बात करें तो मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। सभी लोग इसको याद रखेंगे। दोहरी गुम्मद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलो, मुगल कालीन स्थापत्य। भाई इमारतें, स्थान और शासक। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, शेर शाह के द्वारा बनवाया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शासक हाजी बेगम। आगरा का किला आगरा में है जो कि अकबर। जहांगीर महल आगरा में है अकबर के द्वारा। अकबरी महल आगरा में है अकबर के द्वारा। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है अकबर के द्वारा। दीवान ए खास फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। दीवान ए आम फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। पंच महल यानी हवा महल फतेहपुर सीकरी अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद में इत्मादुद्दौला अकबरा नूरजहाँ ने। जहांगीर का मकबरा सादरा लाहौर नूरजहाँ ने। दीवान ए आम आगरा में है, शाहजहाँ। दीवान ए खास शाहजहाँ। शीश महल शाहजहाँ। खास महल शाहजहाँ। नगीना मस्जिद शाहजहाँ, ये सब आगरा में है। मोती मस्जिद शाहजहाँ आगरा में है। जामा मस्जिद शाहजहाँ आगरा में है। अब जहानाबाद दिल्ली है, शाहजहाँ है। लाल किला दिल्ली शाहजहाँ। दीवान ए आम दिल्ली शाहजहाँ। दीवान ए खास दिल्ली शाहजहाँ। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में है अकबर के द्वारा। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो आप लोग आराम से कर पाएँ। मुगल कालीन साहित्य की का अगर हम लोग विवरण देखें तो अकबर के शासनकाल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पर थे। अबुल फजल एक महान विद्वान, शैलीकार और इतिहासकार हुआ करते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामायण की अगर बात करें तो फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने। अथर्ववेद की बात करें तो फारसी में सरहिंदी ने। भगवद गीता की बात करें तो फारसी राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ की बात करें तो फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा। बावन उपनिषद यानी सिरे अकबर की बात करें तो फारसी में दारा शिकोह। कालिया दमन
आयार ए दानिश की बात करें तो फारसी में है अबुल फजल के द्वारा। पंचतंत्र कलीला एवं दिमना की बात करें तो फारसी में है मोहम्मद शाहवादी के द्वारा। लीलावती यानी गणित की पुस्तक फारसी में फैजी के द्वारा। तुजो के बाबरी तुर्की में है, बाबर स्वयं की आत्मकथा है। बाबर नामा की बात करें तो फारसी में है अब्दुल रहीम के द्वारा। हुमायूं नामा की बात करें फारसी में है गुलबदन बेगम के द्वारा। अकबर नामा आईने अकबरी की बात करें तो फारसी में है अबुल फजल के द्वारा। मुक्तब उल तबारीक की बात करें तो फारसी में है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है जहांगीर मोतमिद खां मोहम्मद हादी इन लोगों के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी की बात करें तो फारसी में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा। मासरे जहांगीरी की बात करें तो फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा। पादशाह नामा की बात करें तो फारसी में मोहम्मद अमीन के द्वारा। शाहजहाँ नामा की बात करें तो फारसी में इनायत खां के द्वारा। आलमगीरनामा की बात करें फारसी मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा। मसा मासिर ए आलमगीरी की बात करें तो फारसी में साकी मुस्तैद खां के द्वारा। फतवा ए आलमगीरी की बात करें तो फारसी में शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकाते अकबरी की बात करें फारसी में निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। याद रखिएगा। अगर मुगल साम्राज्य के विघटन की बात आ जाए तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। जहांगीर शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। लोग उसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांगीर शाह को शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। याद रखेंगे। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक जन तथा धन की हानि, दक्षिण नीति की असफलता, सैनिक शक्ति की दुर्बलता का स्पष्ट होना, राजकुमार अकबर का विद्रोह, ये सारी चीज़ें औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम थे। याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक नीति एक ये कारण था। औरंगजेब की दक्षिण नीति दूसरा कारण। औरंगजेब के बाद के सम्राटों की अयोग्यता तीसरा कारण। साम्राज्य के अमीरों का पतन चौथा कारण। मनसबदारी प्रथा पांचवा कारण। आर्थिक दिवालियापन छठवां कारण। ये सारे के सारे कारण थे। मराठों के उत्कर्ष की बात करें तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम सयाजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। याद रखिएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरर नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अगला है बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अगला है शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराणा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। सभी लोग याद रखेंगे। अगला है 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। याद रखना। नेक्स्ट है शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अष्टप्रधान की स्थापना राजा प्रधानमंत्री। एक आपके अष्टप्रधान की बात की जाए तो पेशवा था, अमात्य था, बाकिया नवीस या मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत या दबीर थे, सेनापति या सरे नौबत थे, पंडित राव थे, न्यायाधीश थे। ये सारे लोग थे। राजा का प्रधानमंत्री पेशवा हुआ करता था। धार्मिक कार्य पंडित राव करते थे। सुमंत या दबीर जो थे ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। दैनिक कार्यवाहियों का विवरण रखता था बाकिया नवीस या मंत्री। आमत्य जो हुआ करते थे वित्त या राजस्व मंत्री। सचिव जो हुआ करते थे वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। अगला है
चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी, याद रखना। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश की बात करें तो यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली 1498 में प्रवेश की, 1961 में इनकी समाप्ति हुई। अंग्रेज की बात करें तो 1600 में इन्हें प्रवेश किया, 47 में ये बाहर निकल गए। डच की बात करें 1602 में आए, 1759 में बाहर गए। और डेनिश 1616 में आए, 1759 में ये भी बाहर चले गए। फ्रांसीसी 1664 में आए, 1760 में बाहर चले गए। 1760 में अंतिम रूप से पांडिचेरी की मुक्त 1954 ईस्वी में हो गई। फिर वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था वास्को डी गामा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की तथा स्पेन यात्रा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, याद रखिएगा। ये 1498 में आया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में कर दी थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुर्क द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्रम है। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए यानी जिनको डेनिश बोलते हैं, फ्रांसीसी आए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, याद रखना। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। जहांगीर के शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। लुई 14वें मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क था, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया, याद रखेंगे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के अधिनियम भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम तहत 1862 ईस्वी में की गई। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। देखो, बहुत ही स्पीड से हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। आपको एग्जाम, क्योंकि आज थोड़ा हमारे पास समय कम है, काम है थोड़ा, इसलिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 में हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। आप लोग याद रखिएगा। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जहांगीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में व्योमेश चंद बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, याद रखिएगा।
तो ये था आपका, है ना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन का सिद्धांत को स्वीकार किया, है ना। इसके बाद में 1857 की क्रांति आती है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सहायक सेनाधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या भी कर दी। ठीक है। इसके बाद में बात की जाए, ये तो हो गया था, है ना, यहाँ से था। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिवेशन 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही पारित हुआ। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दे दी। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। आज के वीडियो में इतनी ही चीज़ें रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं बहुत कम समय में। तो इसके आगे का आपको कल बताएंगे, आज क्लास नहीं ले सकते थे इसलिए आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।